ओम मंगलम मंगलम, ओम मंगलम मंगलम, ओम मंगलम मंगलम। हेलो एवरीवन स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज एक नए लेक्चर के साथ में हम हाजिर हैं और आज का जो लेक्चर है वो है, हम चल रहे थे एक सीरीज लेकर के चल रहे थे कि 12th बोर्ड के अंदर फिजिक्स के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको हम डिस्कस कर रहे थे। और आज हम चौथा चैप्टर लेके आए हैं और गतिमान आवेश के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तथा उसका चुंबकत्व क्या होता है, उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स आपके टॉपिक्स हो सकते हैं, न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, वो सारी चीजें आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। तो मैं मंगल सुधार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, आदाब करता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। तो आज का वीडियो बिना किसी देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो वीडियो है बच्चा वो है कि देखो, सबसे पहले हम बात करें कि इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे बायो सावर्ट का नियम तथा उसका सदिश रूप। बायो सावर्ट जो नियम है वो बायो सावर्ट का नियम क्या है और उसका सदिश रूप क्या है, दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है। बायो सावर्ट का जो नियम है बड़ा सिंपल है। बायो सावर्ट के अनुसार मैं लिख लेता हूं, आपको किसी को लिखना है तो आप कॉपी में उसको राइट डाउन भी कर सकते हैं। आपकी अपनी जो यूट्यूब के अंदर एक अच्छा सा फंक्शन दे रखा है, आप स्पीड जो है वो जैसे मेरी स्पीड जो नॉर्मल स्पीड है, आपको लग रहा है कि मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा है या फिर ठीक है ज़्यादा, तो आप उसको कम कर सकते हो और कम है तो आप उसको ज़्यादा भी कर सकते हो। ठीक है, तो वहाँ से आप इसको कर सकते हैं। तो बायो सावर्ट का नियम क्या है कि बायो सावर्ट के अनुसार यदि आपके पास में कोई भी एक अल्पांश है dl लंबाई का अल्पांश है, तो dl लंबाई के अल्पांश के अंदर जब विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो उसके चारों एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है वो उस अल्पांश के अंदर बहने वाली धारा I के समानुपाती होता है। ठीक है, आपके पास में कोई भी यदि अल्पांश है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में एक अल्पांश तार है, ये इसकी लंबाई कितनी है बच्चा, वो है dl है और इसमें धारा I बह रही है, तो इसकी वजह से यहाँ पर आपको यदि चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, r दूरी पर आपको कोई भी पॉइंट P गिवन है, तो यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, जो dl है वो बहुत छोटी सी वैल्यू है। ठीक है ना, dl क्या है बच्चा, अल्पांश है और अल्पांश की वजह से यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा बच्चा वो भी क्या आएगा, बहुत ही अल्पांश आएगा, जिसको हम लिखेंगे dB। और dB जो होता है वो किसके समानुपाती होता है, I के। हम बाद में इसको देखो समानुपाती करके लिख सकते हैं, लिखेंगे I के। ज्यादा करंट फ्लो होगा, ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र आएगा। इसके dl का मान जितना ज्यादा होगा चुंबकीय क्षेत्र भी उतना ज्यादा आएगा। फिर लिखते हैं साइन थीटा। थीटा का मतलब होता है एंगल बिटवीन dl एंड r। यहाँ पर जो dl है वो और r के बीच में एंगल क्या है, वो थीटा यहाँ पर लिखते हैं और अपॉन में क्या लिखते हैं, दूरी का स्क्वायर करते हैं। दूरी का क्या करते हैं बच्चा, स्क्वायर करते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है, यानी कि उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र धारा के समानुपाती, dl अल्पांश के समानुपाती और थीटा की ज्या के समानुपाती, ज्या, साइन थीटा का हिंदी में बोला जाता है ज्या और कॉस थीटा को बोला जाता है कॉस ज्या। तो थीटा की ज्या के समानुपाती, थीटा किसके बीच का, dl तथा r के बीच का जो कोण होगा थीटा, उसकी ज्या के समानुपाती, तथा इनके बीच की जो दूरी होती है r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यही बायो सावर्ट का नियम है। ठीक है, आप समानुपाती को हटाते हो, आप समानुपाती को यहाँ से हटा भी सकते हो, तो एक कांस्टेंट निकल के आता है जिसको हम बोलते हैं म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई। क्लियर, तो ये आपके पास में फॉर्मूला निकल के आ जाता है बायो सावर्ट का नियम। हाँ, इसका वेक्टर फॉर्म भी पूछा जा सकता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम लिख सकते हैं dv वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, बार आ जाएगा, I भी बार रहेगा और यहाँ पर लिखेंगे हम, वो लिखेंगे यहाँ पर r क्यूब लिख देंगे और यहाँ पे लिखेंगे dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर करके लिख देते हैं। ये इसका सदिश रूप हो गया बच्चा। ठीक है, तो सीधा इसको एकदम से आप याद कर लो, हो जाएगा। बायो सावर्ट नियम की सहायता से वर्ताकार धारावाही जो कुंडली होती है उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा तथा x तथा b के बीच में ग्राफ कैसा आएगा। तो इसका आपको बच्चा डेरिवेशन करना है। आपको एक वर्ताकार कुंडली दे रखी है और उस वर्ताकार कुंडली की त्रिज्या कैपिटल R दे रखी है और उसके सेंटर से आपको एक x दूरी पर अक्ष पर एक बिंदु P दे रखा है। तो इसका डेरिवेशन आपकी बुक में मिल जाएगा, या फिर आप मेरे YouTube में जाकर के आप वीडियो भी सर्च कर सकते हैं, वहां से भी आपको ये मिल जाएगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है B इज इक्वल टू, अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र निकल के आता है उसका फॉर्मूला होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट I r स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। ये फॉर्मूला होता है, ये आपको डेरिवेशन करना है, इसको डेराइव करना है विद द हेल्प ऑफ बायो सावर्ट्स लॉ। बायो सावर्ट के नियम को काम में लेकर के इसको बच्चा डेराइव करना है। ठीक है, तो आप कर सकते हो। फिर लिखा हुआ है b तथा x के मध्य ग्राफ। तो b और x के मध्य जो ग्राफ बनता है बच्चा वो इस टाइप का बनेगा। यहाँ पर आप लिखोगे b और यहाँ पे लिखोगे आप x, तो यहाँ पर इस तरीके से बनता है ग्राफ, इस टाइप का बनेगा। ठीक है, तो ये ग्राफ भी काफी इंपॉर्टेंट और हमने यहाँ पे नोटिस भी किया था
कि सेंटर से r/2 दूरी पर इधर और सेंटर से r/2 दूरी पर इधर दो पॉइंट ऐसे होंगे जहां पर ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को हम लिख लेते हैं P2, इस पॉइंट को लिख लेते हैं हम P1। हमारे को सेंटर से दोनों तरफ r/2 दूरी पर दो बिंदु P1 और P2 ऐसे मिलते हैं जहां पर ढाल में जो परिवर्तन होता है, ढाल में क्या होता है, परिवर्तन होता है। इसलिए इन दोनों बिंदुओं को हम नति परिवर्तन बिंदु कहते हैं। सीधा पूछा जाता है नति परिवर्तन बिंदु को, दोनों नति परिवर्तन बिंदुओं के मध्य की दूरी कितनी होती है, तो सीधा सीधा लिखोगे ये दूरी कितनी बच्चा, r/2। अरे बोल हाँ या ना, r/2 होगी कि नहीं होगी, और ये भी कितनी होगी, r/2 होगी कि नहीं होगी। अरे r/2 और r/2 कितना हुआ भाई, r/2 और r/2 कितना हो गया भाई, r हुआ कि नहीं हुआ। तो दोनों जो, इनको भी बोला जाता है नति परिवर्तन बिंदु, इसको भी बोला जाता है नति परिवर्तन बिंदु। तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस निकल के आएगा बच्चा, वो डिस्टेंस निकल के आ जाएगा r। क्योंकि यदि यहाँ पर हम dv/dx करते हैं, dv/dx करते हैं, क्या करते हैं बच्चा, dv/dx, dv/dx का मतलब होता है ढाल, अब नति, ठीक है, उसमें भी परिवर्तन, तो परिवर्तन को कैसे लिखेंगे, d²b/dx²। एक बार और अवकलन करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो इसके आगे देखने पर देखो ढाल में परिवर्तन क्या हो रहा है, पॉजिटिव परिवर्तन हो रहा है, ढाल लगातार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसके आगे ढाल है वो वापस से लगातार घटता जा रहा है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक ढाल में परिवर्तन, यानी कि d²b/dx² क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यानी कि हम लिख सकते हैं d²b/dx² ग्रेटर देन 0। इसके आगे क्या लिख सकते हैं, d²b/dx² लेस देन 0, क्योंकि ढाल वापस से घटने लग रहा है। देखो ढाल लगातार घटता जा रहा है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा मिलेगा r/2 दूरी पर जहां पर ढाल है थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट हो जाता है। कांस्टेंट होने का मतलब ढाल में परिवर्तन शून्य हो रहा है। यानी कि जब हम d²b/dx² करेंगे तो हम लिखेंगे 0 के बराबर लिखेंगे, ठीक है। ऐसे बिंदुओं को हम नति परिवर्तन बिंदु कहते हैं, और दोनों नति परिवर्तन बिंदुओं के मध्य की जो दूरी होती है बच्चा, वो r होती है। और इसी को हम फायदा उठाते हैं और एक हेल्महोल्ट्ज कॉइल बनाते हैं बच्चा। हेल्महोल्ट्ज कॉइल में भी क्या होता है, दो कुंडलियों की व्यवस्था होती है, दोनों के बीच के डिस्टेंस, दोनों के केंद्रों के बीच की डिस्टेंस r होती है। दोनों जो वृत्ताकार कुंडलियां लेते हैं उनकी त्रिज्या बराबर होती है, दोनों में फेरों की संख्या बराबर होती है, और दोनों के अंदर बहने वाली धारा बराबर होती है, दोनों में प्रवाहित धारा की दिशा समान होती है। ये सारी चीजें हम करते हैं उसके अंदर, और इसको बोला जाता है हेल्महोल्ट्ज कुंडलियां बोला जाता है, ठीक है। जिसका उपयोग क्या है, पूछा जा सकता है हेल्महोल्ट्ज कुंडलियों का उपयोग क्या है, तो इसका उपयोग किया जाता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए। क्लियर है बच्चा, एकदम से क्लियर हो गया होगा। धारावाही चालक पर चुंबकीय बल कितना लगेगा, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि सीधा सीधा फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। तो यदि हमारे पास में कोई धारावाही चालक है, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है बच्चा, L है, उसमें धारा कितनी बह रही है, I बह रही है, और इसे किसी चुंबकीय क्षेत्र B में रखा गया है, तो उसके ऊपर लगने वाला जो बल होता है वो होता है बच्चा ILB sin थीटा। क्या होता है बच्चा, ILB। वेक्टर फॉर्म में लिखे तो L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर लिखते हैं, क्रॉस हटाओगे तो आप साइन थीटा भी लिख सकते हो। तो F = ILB sin थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी आयताकार कुंडली पर बल तथा बल आघूर्ण। एक हमारे पास में एक समान चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है और उसके अंदर आपने किसी आयताकार कुंडली को रखा है, तो उस आयताकार कुंडली पर लगने वाला कुल चुंबकीय बल कितना होगा बच्चा, तो कुल चुंबकीय बल बच्चा 0 निकल के आएगा, और बल आघूर्ण जो आता है वो आता है नियाबी साइन थीटा। कितना आता है बच्चा, नियाबी साइन थीटा। आयताकार कुंडली में फेरों की संख्या n है, उसके अंदर बहने वाली धारा I है, उसका एरिया A है, और चुंबकीय क्षेत्र B में रखा जाता है, तो उसके ऊपर लगने वाला जो बल आघूर्ण होता है ये कितना होता है बच्चा, नियाबी साइन थीटा। ये भी पूछा जाता है, लेकिन बल टोटल कितना होगा, अरे बल बच्चा कितना होता है, 0 होता है। इसको आप याद रखोगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निलंबित धारामापी तथा किलकित जो धारामापी है उसका आप चित्र बना सकते हो, दोनों का आपको डायग्राम पूछा जा सकता है, ठीक है। तो दोनों का आप डायग्राम अच्छे से दिमाग में सेट करके आप जाओगे, ठीक है। निलंबित का कैसा होगा और किलकित का कैसा होगा, हो सकता है कि दोनों के अंदर आपको डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। तो निलंबित धारामापी के अंदर हम जो कुंडली होती है उसको दो ध्रुव खंडों के बीच में रखते हैं, एक ध्रुव खंड N होता है, एक ध्रुव खंड S होता है, और उनके बीच में किसी कुंडली को रखा जाता है और कुंडली को क्या करते हैं, निलंबित करते हैं। क्या करते हैं बच्चा यहाँ पे, निलंबित। जबकि इसके अंदर क्या करते हैं, कुंडली को किलकित किया जाता है। एक अंतर तो ये हो गया बच्चा। इसके अंदर क्या होता है, निलंबित धारामापी के अंदर रीडिंग को लेने के लिए जो तार हम काम में लेते हैं, कुंडली को लटकाने के लिए जो निलंबित करने के लिए जो तार काम में लेते हैं, वो तार होता है बच्चा फॉस्फोर ब्रॉन्ज का वायर होता है, और वहां पर एक समतल दर्पण लगा हुआ होता है बच्चा।
क्या लगा हुआ होता है भाई? समतल दर्पण लगा हुआ होता है, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है। किलकित धारामापी के अंदर समतल दर्पण नहीं होगा, वहां पर क्या संकेतक लगा हुआ होगा जो कि वृत्ताकार पैमाने पर आगे पीछे सरक सकता है। तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत होती है। यहाँ पे 2-3 सवाल और भी छोटे छोटे बन सकते हैं कि यहाँ पे जो ध्रुव खंड होते हैं वो अवतल आकार के ही क्यों लिए जाते हैं। ठीक है, तो ध्रुव खंड अवतल आकार के इसलिए लिए जाते हैं ताकि जो यहाँ पर एंगल बने वो हमेशा 90 डिग्री का बने। ठीक है, एंगल 90 का बनने की वजह से क्या होगा कि जो बल आघूर्ण होगा वो मैक्सिमम लगेगा। थीटा कितना बने? 90 बनेगा तो बल आघूर्ण आएगा। थीटा किसके बीच का होता है? ए और बी के बीच का। तो हम बोल सकते हैं कि क्षेत्रफल तथा बी के बीच में हमेशा एंगल 90 का बने, और 90 का बनेगा तो बल आघूर्ण होगा हर कंडीशन में 90 डिग्री का होगा, मतलब मैक्सिमम होगा, और इसीलिए हम ऐसा करते हैं। पूछा जा सकता है कि यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त किया जाता है वो त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र क्यों लिया जाता है। त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र का भी रीजन आप ये लिख सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हो। वहां पर हम क्या करते हैं, आयताकार कुंडली के क्रोड में एक हम बेलनाकार क्रोड लेते हैं नर्म लोग। ऐसा क्यों करते हैं? चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं ताकि उनकी जो सुग्राहिता है वो बढ़ जाए। ये सारी चीजें। आदर्श अमीटर तथा आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी वेरी बच्चा इंपॉर्टेंट है, आपके ऑप्शन में पूछा जा सकता है। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है बच्चा, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है बच्चा 0 होता है, और आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध है वो अनंत होता है। लेकिन वास्तव में कोई भी अमीटर आदर्श नहीं होता है और कोई भी वोल्ट मीटर है वो आदर्श नहीं होता है। ये भी ध्यान रख सकते हो कि अमीटर को हमेशा परिपथ के अंदर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जबकि वोल्ट मीटर को हमेशा प्रतिरोध के साथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये भी आप ध्यान में रखोगे। फिर धारामापी को अमीटर तथा वोल्ट मीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे, ये भी 100% इंपोर्टेंट है, आपका एग्जाम में आएगा। ठीक है, अब हमारे को एक धारामापी दिया गया है, उस धारामापी को आपको अमीटर के अंदर बदलना है। अमीटर में बच्चा बदलने के लिए हम क्या करते हैं, देखो अमीटर में बदलने के लिए जो धारामापी होता है, धारामापी के प्रतिरोध के साथ, जैसे ये धारामापी है अपने पास में, ये धारामापी का प्रतिरोध है Rg, तो इसके श्रेणी समांतर क्रम में एक शंट जोड़ देते हैं, और ये जो पूरा होता है ये क्या कहलाता है, अमीटर कहलाता है। ये अमीटर में कन्वर्ट हो गया बस। तो पूछा जाए तो आप लिख सकते हो धारामापी के प्रतिरोध के समांतर क्रम में शंट को संयोजित कर इसे मतलब अमीटर में परिवर्तित किया जाता है। ये आप इसका आंसर लिख सकते हो, और ये ब्लॉक डायग्राम बनाओगे तो और भी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक है, फिर बोला है कि भाई वोल्ट मीटर में कैसे परिवर्तित करते हैं, तो वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए धारामापी का जो प्रतिरोध होता है Rg, इसके श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध RH को जोड़ दिया जाता है, और इसको ये जो हमारे को मिलता है इसको हम वोल्ट मीटर बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां से आपका एक न्यूमेरिकल भी बन सकता है। तो पीछे आपका जो न्यूमेरिकल्स दे रखा है, इसी चैप्टर का 4th चैप्टर का एनसीईआरटी की जो बुक है उसके अंदर 19-20 न्यूमेरिकल्स दे रखा है। ठीक है ना, 4.19 और 4.20, और दोनों ही इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स। इनको आप जब भी एग्जाम देने जाओ तो उससे पहले जरूर देख करके जाना इनको। ठीक है, फिर 1 एम्पियर की अंतरराष्ट्रीय डेफिनेशन क्या है और एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है। 1 एम्पियर की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधी सीधी पूछी जा सकती है। 1 एम्पियर की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा क्या होती है कि हमारे पास में 2 तार है। कितने तार है? 2 तार है, एक तार इधर है और एक तार इधर है। यदि दोनों के बीच की दूरी कितनी रखनी है? 1 मीटर रखनी है। दोनों के बीच की दूरी कितनी रखनी है बच्चा? 1 मीटर रखनी है। यदि निर्वात में स्थित 2 समांतर धारावाही चालकों में समान मान की धारा प्रवाहित करने पर और दोनों तार यदि 1 मीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है, ऐसा बोलेंगे, यदि निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 समांतर धारावाही चालकों में समान मान की धारा प्रवाहित करने पर प्रत्येक चालक की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर निकल के आता है। इसका तात्पर्य यह है कि दोनों चालकों में बहने वाली धारा 1 एम्पियर होती है, और यही 1 एम्पियर की अंतरराष्ट्रीय डेफिनेशन है। अगला है एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का बच्चा परिपथीय नियम क्या है कि एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार, ठीक है, एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार यदि किसी स्थान पे चुंबकीय क्षेत्र है और उसका यदि आप रेखीय समाकलन करते हो, रेखीय समाकलन का मतलब क्या होता है, जैसे बी का रेखीय समाकलन करना तो हम लिखेंगे बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, उसका इंटीग्रेशन करना है तो वो किसके बराबर होता है? वो होता है म्यू नॉट, यानी कि चुंबक की जो निर्वात की जो चुंबकीय पारगम्यता होती है म्यू नॉट, तथा जो आप बंद लूप बनाओगे उस बंद लूप के अंदर टोटल धारा कितनी है
उन दोनों के गुणनफल के बराबर होती है। तो ये एम्पियर का परिपथीय नियम है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगला है परिनालिका का टॉरॉइड की अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। टॉरॉइड या फिर परिनालिका 100%। एक बात तो मैं फिक्स आपको बता देता हूं कि इस चैप्टर के अंदर से आपका एक बड़ा सवाल पूछा जाएगा, वो या तो 3 नंबर का हो सकता है या फिर 4 नंबर का हो सकता है। तो वो सवाल 100% आप मान के चलना, या तो ये वाला सवाल आएगा या फिर परिनालिका आएगी या फिर टॉरॉइड आएगी, ये 100% मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूं। तो आप इसको जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। 4 नंबर आपका दिला सकता है। अगला है आवेशित कण का पथ कैसा होगा यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत या फिर समांतर प्रवेश करता है, तो उसका पथ कैसा होगा, ठीक है। देखो कोई भी आवेशित कण है किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, देखो चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसके ऊपर लगने वाला बल कितना होता है, बराबर बच्चा। ये तो सभी को पता होना चाहिए, QVB sin थीटा होता है। अरे होता है कि नहीं, बोला हाँ या ना, अरे होता है ना, ठीक है ना। तो कितना होगा, F इज इक्वल टू QVB sin थीटा। Q की वैल्यू कितनी है बच्चा, ठीक है ना, यहां पर देख लेते हैं। हाँ, ये थीटा किसके बीच का होता है, वेग की दिशा तथा B की दिशा के बीच का एंगल है। अब मैं कह रहा हूं कि चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है, लंबवत प्रवेश करने का मतलब थीटा का मान 90 रखोगे आप, साइन 90 कितना हो गया 1, और बल क्या आएगा अधिकतम। तो हम लिखेंगे F बराबर QVB कि यदि कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर लंबवत प्रवेश करता है तो उसके ऊपर लगने वाला बल अधिकतम होता है और F बराबर QVB होता है। और आवेश का इस कंडीशन में जो पथ होता है वो पथ कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। ये याद रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वृत्ताकार पथ होगा, कैसा होगा बच्चा, वृत्ताकार होगा। अगला है समांतर, यदि कोई चुंबकीय क्षेत्र में समांतर प्रवेश कर रहा है कोई आवेश है, मतलब थीटा कितना बनेगा 0 डिग्री। थीटा 0 बनने का मतलब साइन 0, साइन 0 का मतलब फोर्स क्या आएगा 0। फोर्स कैसा आएगा बच्चा, 0 आएगा। और 4 0 होने का मतलब इसके ऊपर कोई बल नहीं लगेगा। जब बल ही नहीं लगेगा तो आवेश से वो सीधी रेखा में गति करता हुआ दौड़ेगा, यानी कि उसका पथ कैसा होगा, सरल रेखीय। बल कितना होगा 0, ठीक है, ये याद रखोगे। तीसरा सवाल है कि एंगल का मान 0 से तो ज्यादा है 90 से कम है, तो क्या होगा बच्चा। 0 से ज्यादा एंगल होने पर, यानी कि कोई भी हो सकता है, जैसे 30 डिग्री, 40, 50, 60, 70, 80 कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में जो आवेश का जो पथ होगा वो कैसा होगा, हेलिकल होगा। कैसा होगा बच्चा, हेलिकल, यानी कि कुंडली नुमा पथ होगा। कैसा पथ होगा, कुंडली नुमा होगा। और उसके ऊपर लगने वाले चुंबकीय बल का मान होता है वो होता है F बराबर QVB sin थीटा। कितना होगा, F बराबर QVB sin थीटा, ठीक है। अगला है वो काफी इंपॉर्टेंट है, साइक्लोट्रॉन के उपयोग। साइक्लोट्रॉन के क्या उपयोग है, आप 2-3 उपयोग इसके लिख सकते हो। साइक्लोट्रॉन का एक उपयोग तो होता है भारी धनावेशित कणों को त्वरित करवाने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा लिख सकते हो रेडियो एक्टिविटी में भी इसका हम उपयोग कर सकते हैं, या फिर एक नई किस्में तैयार करने के लिए भी आप इसमें काम में ले सकते हैं। चित्र इसका कैसा होता है, 2 डीज होती है, वो आपको बुक्स में मिल जाएगा। सिद्धांत क्या है वो भी आपको बुक्स में मिल जाएगा। तो बच्चों आज ये जो वीडियो था इसके अंदर हमने वो टॉपिक डिस्कस किए हैं जो आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों आपको जैसे यदि आप पहले 3 या 4 घंटे की पढ़ाई कर रहे थे तो अब आपको अपने जो पढ़ाई का टाइम है वो थोड़ा इंक्रीज करना है, क्योंकि बच्चा आपका जो एग्ज़ाम है वो नज़दीक आने वाला है। अब एग्ज़ाम के अंदर आपका टाइम बहुत ही कम रहा है। आपका जो फिजिक्स का पेपर है वो 4 अप्रैल को है। तो आज ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो 18 तारीख को बना रहा हूँ। तो आप ये मान के चलो कि आपके पास में मुश्किल से अपन बात करें 10 या 12 दिन का टाइम रहा है। तो अब आपका एक टॉप मतलब आपका एक बहुत ही पीक लेवल पे आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, ठीक है ना। आपकी पढ़ाई का जो लेवल होना चाहिए वो पीक लेवल पे होना चाहिए। यदि आप नींद ज़्यादा करते तो आपको नींद भी त्यागना चाहिए। देखो जब कभी भी आपको पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई के आपके पास में 3 तरीके होने चाहिए। जब भी आप पढ़ाई करने बच्चा बैठते हो तो 3 बातों को आप दिमाग में ध्यान में रखोगे। एक, बच्चा जब भी आप पढ़ाई करने बैठते हो तो आपको मोबाइल है वो स्विच ऑफ कर देना है। मोबाइल है वो आपको बच्चा स्विच ऑफ कर देना है। इससे क्या होगा कि आप मोबाइल स्विच ऑफ रहेगा तो उससे आपकी पढ़ाई में जो एकाग्रता है वो बढ़ेगी। यदि ऐसा हो सकता है आप मोबाइल को साइलेंट करके बैठोगे तो भी आपका जो ध्यान है वो थोड़ी देर में भटक सकता है और मोबाइल के ऊपर जा सकता है। तो पहला काम तो बच्चा आप ये करोगे कि आपको मोबाइल को स्विच ऑफ कर देना है। दूसरा बच्चा काम क्या करोगे कि आप जब भी पढ़ाई करने बैठते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि खाना खाने के जस्ट बाद में आपको पढ़ाई करने नहीं बैठना है।
खाना खाने के बाद में जस्ट आपको पढ़ाई करने नहीं बैठना है, इससे आपको आलस आ सकती है और आलस आने की वजह से आपका पढ़ाई से मन भंग हो सकता है। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें, थोड़ा आप रेस्ट ले लीजिए और उसके बाद में आप पढ़ाई करने बैठेंगे, ठीक है। एक आप पॉइंट ये भी ध्यान में रख सकते हो, तीसरा पॉइंट, कि जब भी आप पढ़ाई करने बैठते हैं तो टेबल आपके पास में होना चाहिए और एक आपके पास में चेयर होनी चाहिए। हमेशा टेबल और चेयर को काम में लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पास में पलंग है और पलंग पर आप लेटते लेटते पढ़ाई कर रहे हैं तो कभी कभार आपको पता ही नहीं चलेगा कि सुबह कब हो गई है, ठीक है ना। तो आप ये ध्यान में रखोगे, क्योंकि ऐसा अमूमन होता है और बहुत सारे बच्चे, ऐसा मेरे साथ में भी होता था तो आपके साथ में तो होना ही है, ठीक है ना, कि जब आप सोते सोते पढ़ते हो तो हमारी नींद जल्दी से आ जाती है और सुबह हो जाती है। तो ये आपको 3 बातों का ध्यान रखना है पढ़ाई करते समय। तो बच्चों मैं आपसे एक शायरी भी बोलूँगा जो कि आपको हो सकता है काफ़ी मोटिवेट करे, ठीक है। तो मैंने भी कहीं पे सुनी थी तो मैं बच्चों आपके सामने वो साझा करूँगा, ठीक है। दरिया अब तेरी खैर नहीं बूंदों ने बगावत कर ली है, कि दरिया तेरी खैर नहीं बूंदों ने बगावत कर ली है, ए नादान ए बुज़दिल इनको मत समझ लहरों ने बगावत कर ली है, हम परवाने हैं मौत समा के, हम परवाने हैं मौत समा के, मरने का किसी खौफ यहाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा गर्दन ने बगावत कर ली है, रे तलवार तुझे झुकना होगा गर्दन ने बगावत कर ली है। तो बच्चा आप इसी तरीके से आप पढ़ाई करते रहिएगा और मुझे उम्मीद है कि आपका जो रिजल्ट है, मेरी जो उम्मीद है, आपके घर वालों की उम्मीद है, उससे भी आप बढ़िया ला करके रिजल्ट दोगे। तो ऑल द बेस्ट बच्चा, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। It's not a game, it's a rich thing.